एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर पर हल नहीं कर सकते जिस पर हमने उन्हें बनाया है। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम इसी नई सोच को बनाने वाली जगहों यानी थिंक टैंक पर बात करेंगे, और वो भी विकास नीति के संदर्भ में। हमारे पास ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF का एक लेख है जो इस पर काफी अच्छी रोशनी डालता है। नमस्कार। हाँ, ये विषय आजकल बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। देखिए, आज दुनिया और खासकर भारत जैसे देश कितनी जटिल चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है, गरीबी है, भू राजनीतिक तनाव, बहुत कुछ है। ऐसे में पुरानी सोच से तो काम चलेगा नहीं। तो ये आधुनिक थिंक टैंक आखिर हैं क्या? पारंपरिक रिसर्च संस्थानों से ये अलग कैसे हैं? और हाँ, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नीति निर्माण और शासन को समझने में क्यों इतने अहम हैं? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये थिंक टैंक चीज क्या है? भारत में ये टर्म अभी भी थोड़ा नया सा लगता है कई लोगों को। हाँ, ये बस सही है, शब्द थोड़ा शायद पूरी तरह समझा नहीं गया है अभी। देखिए, जो पारंपरिक संस्थान है जैसे यूनिवर्सिटीज या पुरानी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वो अक्सर अकादमिक सवालों में ही ज्यादा उलझे रहते हैं। उनकी रिसर्च बहुत गहरी होती है, लेकिन शायद वो प्रैक्टिकल पॉलिसी से थोड़ी दूर रहती है। अच्छा, मतलब वो अपने आइवरी टावर में रहते हैं जैसा कहा जाता है। कुछ हद तक कह सकते हैं। हाँ, उनका फोकस डॉक्टरेट प्रोग्राम्स चलाना, फंडामेंटल रिसर्च करना होता है। तो फिर ये आधुनिक थिंक टैंक अलग कैसे हुए? ORF का लेख कहता है कि ये बहुत डायनामिक है। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। वे सिर्फ पुरानी जानकारी पर बैठे नहीं रहते। हाँ? वो आज की दुनिया को देखते हैं, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, पर्यावरण, सब कैसे बदल रहा है। हाँ? और फिर भविष्य के लिए जरूरी और प्रैक्टिकल आइडियाज तैयार करते हैं। तो ये सिर्फ रिसर्चर नहीं है? नहीं, वे उससे ज्यादा हैं। आप उन्हें ज्ञान के ब्रोकर कह सकते हैं। अच्छा, ब्रोकर। हाँ, मतलब वो अकादमिक जगत की गहरी समझ और सरकार, समाज या ओपिनियन मेकर्स की जरूरतों के बीच एक पुल बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स रिसर्च को ऐसी सलाह में बदलते हैं जिस पर एक्शन लिया जा सके। वो सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि उसे प्रासंगिक बनाते हैं। ये दिलचस्प है। और विकास को देखने का नजरिया भी तो बदला है समय के साथ। हाँ बिल्कुल। पहले देखिए, सारा जोर सिर्फ आर्थिक तरक्की मतलब GDP ग्रोथ पर था। हाँ, बस पैसा बढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे समझ आया कि भाई बराबरी भी जरूरी है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पैसे के बंटवारे में। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया ब्रंटलिन कमीशन के बाद। सही कहा, सतत विकास। लेकिन 2015 में जो सतत विकास लक्ष्य आए यानी SDGs, उन्होंने सही मायनों में दिखाया कि विकास कितना जटिल है। अब हमें सिर्फ तरक्की नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी तरक्की जो सबके लिए हो और पर्यावरण को भी बचाए। तीनों में संतुलन साधना है। और ये संतुलन साधना ही तो असली चुनौती है, खासकर विकासशील देशों के लिए। बिल्कुल, यहीं पर वो इंजेन्युइटी गैप वाली बात आती है जिसका जिक्र ORF लेख में है। हाँ, ये सरलता की कमी। ये क्या है? सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं थॉमस होमर डिक्सन, उनका कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये गैप है, हमारी समस्याएं जितनी तेजी से बढ़ रही हैं और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, उतनी तेजी से हम उन्हें सुलझाने के लिए नए कारगर आइडियाज मतलब सरलता या इंजेन्युइटी नहीं ला पा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जरूरत ज्यादा है और सप्लाई कम है नए विचारों की। एग्जैक्टली। और ये गैप SDGs हासिल करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। चाहे वो फाइनेंस जुटाने की बात हो, सही पॉलिसी बनाने की या उन्हें लागू करने की, हर जगह नए स्मार्ट तरीकों की जरूरत है। होमर डिक्सन तो सरलता को मतलब नए आइडिया पैदा करने की क्षमता को प्रोडक्शन का एक फैक्टर मानते हैं। ओ, जैसे लेबर और कैपिटल होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और उनका मानना है कि अमीर और गरीब देशों के बीच का एक बड़ा फर्क इसी सरलता को पैदा करने की क्षमता का है। कुल क्योंकि उनके लिए सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक हर तरह के नए समाधान चाहिए। इससे वो गैप और चौड़ा हो जाता है। तो फिर ऐसी उलझी हुई आपस में जुड़ी समस्याओं से निपटने में ये थिंक टैंक कैसे मदद करते हैं? मेरा मतलब है, कोई एक विषय का एक्सपर्ट तो शायद पूरी तस्वीर न देख पाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहीं पर मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुविषयी थिंक टैंक की खासियत सामने आती है। यूनिवर्सिटी में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स अलग, पॉलिटिक्स अलग, सोशियोलॉजी अलग। हाँ, सब अपने अपने दायरे में। थिंक टैंक, खासकर अच्छे वाले, इस तरह बटे नहीं होते। वो एक ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाते हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी मतलब वो अलग अलग विषयों के ज्ञान को सिर्फ जोड़ते नहीं बल्कि उन्हें मिलाकर एक नया एकीकृत नजरिया बनाते हैं। वो सिस्टम्स थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे एक चीज दूसरी से जुड़ी है। असर गरीबी या पोषण पर, वो पूरा कनेक्शन देखते हैं। हाँ बिल्कुल। वे बेहतर डेटा लाते हैं, सरकार से अलग वैकल्पिक विश्लेषण देते हैं
और पब्लिक डिबेट में अलग अलग आवाजों को जगह देते हैं। और क्या ये सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय समस्या की जड़ तक जाते हैं? यही उनका एक और महत्वपूर्ण काम है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी पूछते हैं कि क्यों हो रहा है। वो खेल के नियमों पर सवाल उठाते हैं, मतलब वो नीतियां या सिस्टम जो शायद खुद ही समस्या पैदा कर रहे हों। अच्छा। वे विकास की पूरी बहस को एक दिशा दे सकते हैं, उन मुद्दों को सामने ला सकते हैं जिन पर कम ध्यान दिया जाता है, जैसे आपने कहा जेंडर इक्वालिटी या क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दे। ओआरएफ लेक में फरक्का बैराज का उदाहरण है कि कैसे उसके सुंदरबन डेल्टा पर असर का अध्ययन करके एक थिंक टैंक ने सबूतों के आधार पर पॉलिसी बनाने में मदद की। हाँ, ये जरूरी है, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ शायद सरकारी संस्थाएं उतनी मजबूत ना हो। बिल्कुल। वे सबूत आधारित नीति निर्माण यानी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को बढ़ावा देते हैं। और वैश्विक मंचों पर जैसे G20, ब्रिक्स, वहाँ क्या भूमिका है? वहां भी ये बहुत अहम है। वे ग्लोबल साउथ यानी भारत जैसे विकासशील देशों की तरफ से विचार नेतृत्व, थॉट लीडरशिप प्रदान करते हैं। वे दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे पास भी नए आइडियाज हैं, वैकल्पिक नजरिए हैं। ये एक तरह से हमारी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है। ये तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, लेकिन क्या कोई चुनौती भी है? हाँ, बिल्कुल है। ओआरएफ स्रोत इस पर जोर देता है कि थिंक टैंक की असली पहचान या विश्वसनीयता सरकार से उनकी नजदीकी से नहीं आनी चाहिए, बल्कि उनके काम की क्वालिटी, उनकी रिसर्च की मजबूती और उनकी ईमानदारी से आनी चाहिए। एनालिटिकल निष्पक्षता बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्हें सत्ता के करीब होने के बजाय सच के करीब होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए, जहां चुनौतियां इतनी बड़ी और बहुआयामी हैं, हाँ, वहां थिंक टैंक की भूमिका नए विचारों के इनक्यूबेटर के तौर पे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमने समझा कि ये पारंपरिक संस्थानों से कैसे अलग हैं, कैसे ये SDGs और सरलता की कमी जैसी जटिलताओं से निपटने के लिए नए तरीके जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अपना रहे हैं। और UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी ये समझना जरूरी है कि नीति निर्माण और शासन में इनकी क्या भूमिका और बढ़ रही है। अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। हाँ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भविष्य में विकास को सचमुच समावेशी और असरदार बनाने के लिए ये जो थिंक टैंक नए विचार ला रहे हैं और जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, मतलब सिविल सोसाइटी या एक्टिविस्ट, उनके अनुभवों के बीच बेहतर तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है।